नमस्कार दोस्तों, टीटीएल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस एनालिसिस पार्ट 1। ये आज उनके लिए वीडियो है जो 2025 में यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहे हैं। और आज हम उनके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेकर के आए हैं उनकी तैयारी को आसान बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। देखिए, सिलेबस को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि यूपीएससी का प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। जैसे कि वो कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है और कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, ये सब हमें एक छोटा सा ओवरव्यू लेना होगा। हालांकि अपने नोटिफिकेशन में वो इसको क्लियरली मेंशन करते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि सिलेबस से पहले हम थोड़ा सा प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में जान जाएंगे तो हमें थोड़ा आसानी होगी हमारी तैयारी करने में। एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा सा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसका। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो अभी जो हम सिलेबस जो ये मैं सिलेबस एनालिसिस पार्ट 1 जो लेके आया हूँ, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है। और जो मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा वो मेंस के लिए होगा। इंटरव्यू के लिए भी हम अलग से एक पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तो ये 3 सेगमेंट में 3 पार्ट में वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब चैनल पर, हमारे टीटीएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई भी एक राइट टिक करना होगा। और ये 2 पेपर होते हैं, एक GS1 एंड GS2। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको GS1 में से भी 200 में से मार्क्स लाने हैं, GS2 में भी 200 में से मार्क्स लाने हैं। लेकिन एक मेन बात यह है कि GS1 में तो आप कितना भी मार्क्स ले आओ 200 में से, आप चाहे 120 लाओ, 140, 70 वटेवर, लेकिन GS2 में आपको 33% क्वालिफाई करना ही होगा। 33 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका मेंस में सिलेक्शन होएगा। इट मीन्स है तो ये क्वालिफाइंग नेचर से ही, बट ये बहुत पास करना जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33, मतलब 1/3। इट मीन्स कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और तुक्के नहीं लगाने हैं, ब्लाइंड गैसेस नहीं करना है। जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करना है, फिर बाद में देखना है कि थोड़ा सा जो होता है नॉलेज बेस्ड गैसेस होते हैं उनको लगाना है। तो चलिए आगे हम अभी समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है उसमें पहला पेपर 200 नंबर का होता है, 2 घंटे में इसको करना होता है। तो उसके अंदर पूछा क्या क्या जाता है, यहाँ पर यूपीएससी ने पूरा आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि पूरा आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है, पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए नेक्स्ट स्लाइड में। और दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ। जो ऊपर इन्होंने दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, फिर दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर दिया है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर दिया है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, जनरल साइंस। ये जो
सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी ही आएगी तैयारी के बीच में। और आपको जो ये सारा ओवरऑल जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है यूपीएससी के द्वारा, इसको आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ना है, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटी, इन सबको रिलेट करना है, एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता कि वो किस हिसाब से डिज़ाइन करके दे देंगे। हो सकता है क्वेश्चंस में ही हिस्ट्री भी छिपी हो, मॉडर्न मॉडर्न ज्योग्राफी भी छिपी हो और इकोनॉमिक भी छिपी हो। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक पूरी तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर्स को टैकल करने की, उसको सॉल्व करने की। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड कराया है, ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। हो हो सकता है वो डायरेक्टली पूछे ही उसको, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो करंट इवेंट से कनेक्ट कर देगा, या फिर गवर्नेंस को भी उसमें मिला देगा। हो सकता है कोई ऐसा मूवमेंट चला हो पीछे और उसका इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट रहा है, इकनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट रहा है उसका, वो भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये सामने आपको सिलेबस दिया गया है ये थोड़ा सा है, थोड़ा नहीं है, इसकी गहराई बहुत है। इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बेसिक्स आपका क्लियर हुआ तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस वहाँ पे हल कर पाएंगे। अगर क्वेश्चंस आपके यूँ कहा जाए कि पढ़ाई आपकी अगर थोड़ी सी भी ढीली रही है या बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो शायद मुश्किल होगा ये पेपर करना। बिल्कुल, ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कुछ भी रट्टा मार के गए और बैठ गए और हो गया, नहीं। 4 से 5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं, अब तो संख्या बढ़ गई है, 7 लाख के करीब पहुंच गई है और उसमें से कुछ ही लोग क्वालिफाई करते हैं, हार्डली 15-20 हज़ार। तो आप देख सकते हो कहाँ इतने लोग बैठे, कहाँ कहीं बहुत ही कम रेशो में इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। तो इसका रीज़न ही यही है कि उनका जो क्वेश्चन पूछने का नेचर है, उनकी जो टैक्ट है, उनका जो पैटर्न है, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। वो मैं आगे की स्लाइड में डिस्कस करूँगा कि उसमें रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए हमारे पास जिससे हम पढ़ें। और अगला जो मैं इस पे एक स्पेशल से प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया जाए उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी फ़िलहाल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका भी आपको देखना है, पढ़ना है, बेसिक बेसिक पढ़ना है इसका भी। और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसका भी बेसिक पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको ओवरऑल थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, कोई भी संस्था अगर आपको एक पद दे रही है, एक एक कुर्सी पर बिठा रही है, तो आपको ये देखना होगा कि वो आपसे उतना ही कैलिबर मांगेंगे कि आप उस कुर्सी की गरिमा को कितना बना के रख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज हो, कॉमन सेंस, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब होनी ही चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें GS2 की, जिसे आमतौर पर CSET का एग्ज़ाम भी कह देते हैं, इसमें पॉइंट्स है कॉम्प्रीहेंशन, बोधगम्यता जिसे कहते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल,
अगर आप आईएएस ऑफिसर या ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तो माफ़ कीजिएगा, आप अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ये क्लियरली मेंशन है। और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी जो मैंने अभी पहले बात की थी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आप देख सकते हो क्या डिमांड कर रहा है ये सिलेबस आपसे। आपसे डिमांड कर रहा है कि आप आईएएस की कुर्सी संभालेंगे, आईपीएस की कुर्सी संभालेंगे, तो उसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, एनालिटिकल एबिलिटी है, वो उच्च लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया और हो गया, नहीं। तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स जो है ये पहला द्वार है यूपीएससी की तैयारी में या यूपीएससी के सफ़र में। पहला द्वार है जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं बता देता हूँ कि इसके लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो देखो भैया, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, मैं यहाँ इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं हैं तो आप एनसीईआरटी, तमिलनाडु बुक्स, इनको मैं रेफ़र करता हूँ कि आप इन यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही रिच कंटेंट होता है इसके अंदर और आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें इन डेप्थ पढ़ने को। उसकी जो लैंग्वेज होगी वो जब आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो देखा जाएगा बड़ा क्रूशियल लैंग्वेज होती है वो। और अच्छे से पढ़ना, समझना, एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करना इन बुक्स में हो जाएगा। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अंडरस्टैंडिंग पावर्स को बढ़ाने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर्स को भी देखें कि यूपीएससी किस तरह से ट्रेंड को चेंज कर रहा है। कभी हार्ड होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी इजी करता है। तो इजी तो खैर नहीं करता है, लेकिन मॉडरेट और हार्ड तो काफ़ी लेवल, बड़े लेवल पे ले जाता है। तो आपको ये ट्रेंड समझ में आएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आप अपनी बेसिक एबिलिटी से, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। तो हम एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, तैयारी किस हिसाब से करनी होगी हमें। एक बात और है दोस्तों, एनसीईआरटी या तमिलनाडु बुक्स या जो भी है, उनके आपके मल्टीपल रिविजन्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर मल्टीपल रिविजन्स नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और हाँ, क्वेश्चंस भी आपको करने में बहुत दिक्कत आएगी। वहीं पर करंट अफेयर्स का सोर्स क्या बनाएंगे आप? तो करंट अफेयर्स का सोर्स आप बनाएंगे कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली आप पढ़िए। एक गवर्नमेंट की साइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जी हाँ, उसकी प्रेस रिलीज़ पर आप अच्छी खासी नज़र रखिए अपनी। और जो जो इवेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, उसमें तो खैर ज़्यादातर नेशनल लेवल के ही इवेंट्स कवर होते हैं। इंटरनेशनल भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, वो आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं अच्छे खासे। बट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर पूछी जाती हैं। दूसरा, आप एक मंथली मैगज़ीन को भी ले सकते हैं, किसी भी एक रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर की। मैं प्रमोशनल नहीं कर रहा हूँ या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, मैं बस बता रहा हूँ कि किसी भी एक प्रोमिनेंट उसका आप ले सकते हैं मैगज़ीन मंथली। कोई भी हो सकता है, योजना, वो सॉरी, विज़न या दृष्टि या जो भी डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं, वो भी अच्छा खासा कंटेंट बना के देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इजीली अवेलेबल होती है नेट पर भी और मार्केट में भी। उसके साथ साथ आपको एक कुरुक्षेत्र और एक योजना, इनमें से कोई एक मैगज़ीन या दोनों ही जब टाइम मिल जाए तो पढ़ें। इसमें भी काफ़ी रिच कंटेंट है और काफ़ी चीज़ें समझ में भी आती हैं। दूसरा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ कि साल के एंड में यूनियन बजट जो पास होता है उस पर भी आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट की एक बुक पब्लिश होती है इंडिया करके, उसमें भी देख सकते हैं। वो फैक्ट के लिए बहुत सही है, फैक्ट उसमें अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। सारे डिपार्टमेंट्स की या मिनिस्ट्रीज़ की न्यूज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है, जैसे अभी मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स को जब डिकोड करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स देने हैं और इसके लिए क्या क्या
पढ़ना है पॉइंट वाइज। चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट का। देखिए मॉक टेस्ट लगाइए, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ 2025 के प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको जनवरी से मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। जनवरी से कुछ कुछ थोड़े थोड़े करके, क्योंकि अप्रैल फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा और हार्डली मई एंड या जून के सेकंड वीक तक वो एग्ज़ाम करा देंगे। तो मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट थोड़े थोड़े करके लगाने चाहिए जनवरी से, और वहीं से ही आपका रिवीजन भी होगा प्रीलिम्स का, और मॉक टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, तो इतना बर्डन नहीं पड़ेगा लास्ट टाइम के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तैयारी नो डाउट बहुत हार्ड है, बहुत टफ पेपर भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, हो जाएगा। बस हमें रिसोर्सेस अपने रखने हैं ठीक से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि तैयारी में हो, अपने पर पूरा विश्वास रखना है, अपना रूटीन नहीं तोड़ना है, और पढ़ने का जो समय है आप उसी को बना के रखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं। 8 से 6 से या 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से कर सकते हैं। मिनिमम 6 घंटे पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा। मेंस में थोड़ा अलग होता है पढ़ने का, उसमें लिखना भी है आपको, तो लिखने की प्रैक्टिस नो डाउट करनी पड़ेगी। मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे पिछले 2-4 साल के, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। तो आज हम वीडियो लाए हैं स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, जो जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि पॉइंट्स को, सब्जेक्ट्स को सबको कोरिलेट करके पढ़िए करंट के साथ में, तो आपको इजी होगा पढ़ना और उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। और दूसरी चीज़ कि सोर्सेज जो हैं जैसे एनसीईआरटी हो गई, तमिलनाडु बुक्स हो गई। अच्छा, मैं तमिलनाडु बुक्स को मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ, उसमें बहुत रिच कंटेंट है हर स्ट्रीम के लिए। आप चाहे बेशक उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा रिच कंटेंट दिया हुआ है, उसको ले सकते हैं। दूसरा कोई भी एक रेफरेंस बुक जो आपको समझ में आती हो, जैसे लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, या जो भी है मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले बेसिक बुक्स को पढ़िए, तभी वो बुक्स आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपके लिए बस यही लाए थे कि आप यहाँ से प्रीलिम्स के बारे में समझें। अगला वीडियो जो होगा मेरा वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पर फोकस होगा, और मैं उनको अलग अलग सेगमेंट में फोकस कराऊंगा, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट में, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि तैयारी करनी कैसे है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और दूसरी बात, जब स्टडी करें तो आपका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस आपके पास में होगा तो आपको इजीली आइडिया लगेगा कि ये पॉइंट यहाँ से है, ये पॉइंट यहाँ से है, या कोई भी करंट इवेंट जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब भी सिलेबस आपका आपके पास होना चाहिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ है, सोशल इश्यूज़ वाली है, सोशल जस्टिस वाली है, पॉलिटी की है, गवर्नेंस की है, जोग्राफिकल है, या आर्ट एंड कल्चर से है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, तो आपकी एक आदत बनेगी, और उस आदत के साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर्स या आ जाएँ या न्यूज़ को एनालिसिस करना हो, वो भी आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। तो फ़िलहाल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और टीटीएल ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक्स कर लीजिए, जिससे कि हम आपके पास और भी नई नई चीज़ों को आसानी से पहुंचा सकें और आप तक इजीली उपलब्ध हो जाएं। थैंक यू सो मच सर।